क्लास 8। आज हम आपका सिविक्स का लेसन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका, यानी जितने भी नियम बनते हैं हमारे यहाँ इनसे बनते हैं और किस तरीके से वो लागू होते हैं, देखते हैं हम लोग के लोग उनको मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, ये सब न्यायपालिका में आता है। तो उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी आपके बुक के पीछे के, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसके साथ में एड ग्रेड के कुछ क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। You read that one of the main functions of judiciary is upholding the law and enforcing fundamental rights. Why do you think an independent judiciary is necessary to carry out this important function? यानी हमने पढ़ा है कि जुडिशरी का जो मेन काम होता है वो होता है लॉ और फंडामेंटल राइट्स को अपहोल्ड करना, एनफोर्स करना, कि सब लोग उसको फॉलो करें, लागू करना उसको। तो इसमें क्या इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ज़रूरत है? Independent judiciary is necessary to carry out due to the following reasons. The independent judiciary does not work under any pressure from the legislature. यानी जो न्यायपालिका होती है उसके ऊपर किसी और का प्रेशर नहीं होता है, कोई दबाव नहीं होता है, इसलिए वो पूरे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे अधिकार हैं संविधान में लिखे हुए, उन पे बिना किसी प्रेशर के काम कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है उनको। दूसरा है, इट वर्क्स इंडिपेंडेंटली टू गिव एवरी सिटीजन वेदर रिच और पुअर इक्वल राइट्स एंड ही और शी कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनी अदर कंसिडरेशन। यानी कि इससे क्या होता है, भले जो नागरिक हैं देश के, वो गरीब हों या अमीर हों, उनको इक्वल राइट्स मिलते हैं, उनके अधिकार समान रहते हैं, उनके प्रति किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता है। Reread the list of fundamental rights provided in Chapter 1. How do you think right to constitutional remedies connect to the ideas of judicial review? यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं, उसमें से एक राइट था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो वो जुडिशरी के साथ में कैसे जुड़ा हुआ है वो देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सिटीजन्स आर अलाउड टू अप्रोच द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी of the fundamental rights have been violated by state or by any other person। यानी कि इसका क्या मतलब है कि अगर कोई नागरिक है देश का जिसको ऐसा लगता है कि कुछ उसके साथ में गलत हुआ है या उसका कोई संवैधानिक अधिकार है जो मतलब उसको किसी ने वायलेट करा है, यानी कि अगर किसी दूसरे पर्सन ने उसके अधिकारों के बीच में आया है, तो वो आ सकता है कोर्ट में और उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। तो जो जुडिशरी होती है उसके पास पावर होती है कि वो स्ट्राइक डाउन कर सके। अगर पार्लियामेंट में कोई तरीके का लॉ निकला है, कोई तरीके का नियम निकला है, तो जुडिशरी के पास में पावर होती है कि वो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, यानी कि मना कर सकती है कि ये नियम जो है ये आगे नहीं जाएगा। तो इसलिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है कनेक्टेड है जुडिशल रिव्यू से। ये आपके बुक में ऐसा एक दिया होगा ट्रायंगल, इसमें आपको फिल करना था कि अलग अलग कोर्ट में कौन कौन से जजमेंट्स बैठते हैं और चेक करना था। तो सुधा गोयल के केस में क्या क्या हुआ था? सबसे पहले तो हमने लोअर कोर्ट से शुरू करा। तो लोअर कोर्ट में क्या हुआ, लक्ष्मण, उनकी माँ शकुंतला, उनके जो ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्रा थे, तीनों को फांसी की सज़ा दी गई। फिर उनने हाई कोर्ट में याचिका लगाई तो उन्हें एक्विटेड किया गया। फिर जब सुप्रीम कोर्ट की बारी आई तो उन्हें फिर से छोड़ दिया, क्योंकि लक्ष्मण और शकुंतला जो थे उन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई, लेकिन जो उनके साथ उनके ब्रदर इन लॉ थे उनके खिलाफ सबूत ना होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। कीपिंग द सुधा गोयल केस इन माइंड, टिक द सेंटेंस दैट आर ट्रू एंड करेक्ट द वन दैट आर फॉल्स। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन से स्टेटमेंट सही और गलत है सुधा गोयल केस के बारे में। तो इसमें सुधा गोयल के केस को हम माइंड में रखते हुए पहला है कि द अक्यूज टुक द केस टू हाई कोर्ट बिकॉज दे वर अनहैप्पी विद द डिसीजन ऑफ ट्रायल। यानी कि जो आरोपित थे वो केस को हाई कोर्ट में इसलिए ले गए क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट के जो डिसीजन आया था उससे खुश नहीं थे। तो ये सही बात है, वो आगे ले गए थे। दे वेंट टू हाई कोर्ट आफ्टर सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन इट्स डिसीजन। यानी कि क्या वो हाई कोर्ट तब गए थे जब सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दे चुकी थी? नहीं, पहले हाई कोर्ट जाता है और सबसे आखिरी में जो केस होता है वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। इफ़ दे डो नॉट लाइक सुप्रीम कोर्ट द अक्यूज्ड कैन गो बैक टू ट्रायल कोर्ट। और अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट का कुछ पसंद नहीं आता है तो क्या वो वापस जा सकते हैं ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ? नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट आएगा वो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, तो जैसा सुप्रीम कोर्ट बोल देगा वैसा ही फिर मानना पड़ेगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
Why do you think the introduction of public interest litigation (PIL) in the 1980s is a significant step in ensuring access to justice for all? यानी PIL जब 1980s में आई थी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था ये, ताकि हर कोई जो है ये अधिकार सबके पास होता है, जो भी यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, गरीब हों भले ही वो कितने भी, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, वो PIL फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, और उसके आगे का फिर लीगल प्रोसेस चलता रहता है। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से उनके पास में अगर आप लेटर भी भेज देते हो, टेलीग्राम भी भेज देते हो उनके एड्रेस पर, तो भी उसे PIL मान लिया जाता है। Reread the excerpts from the judgment of Olga Tellis versus Bombay Municipal Corporation case. Now write in your own words what the judges meant when they say right of livelihood was a part of life. यानी कि जब हमने ओल्गा टेलिस और बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के केस के बारे में पढ़ा था, तो हम अपने शब्दों में उसे कैसे बचाएंगे? द राइट टू लाइवलीहुड इज़ अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ बिकॉज नो पर्सन कैन लिव विदाउट अ मीन्स ऑफ लिविंग। यानी कि कोई भी इंसान नहीं रह सकता अगर उसके पास कमाने खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पर जो लोग थे वो चौल में रहते थे, स्लम में रहते थे, उनकी बहुत छोटी जॉब्स थी सिटीज़ में, और अब उनके पास और कहीं जाने के लिए नहीं था। और अगर स्लम भी खाली करवा लिया जाता तो आसपास के एरिया से उन्हें जो काम मिलता था वो भी बंद हो जाता। और इसलिए कहा जाता है राइट ऑफ लाइफ मीन्स द नीड ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट, क्योंकि उनकी सारी छोटी मोटी ज़रूरतें वहीं उस चौल में थी, फूड, शेल्टर और क्लोथ्स, सब कुछ। ये एक स्टोरी है, थीम जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड के। रोहन वॉज ओनली अर्नर ऑफ हिज फैमिली, यानी सिर्फ एक ही कमाने वाला था फैमिली में, रोहन, और उसकी डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट में, जिससे पीछे उनकी यंग वाइफ बचती है और एक साल की बच्ची बचती है। जो उनकी विधवा रहती हैं वो एक फाइल करती हैं केस कंपनसेशन का, ताकि उन्हें जॉब मिल सके या पैसा मिल सके। तो जो कोर्ट है वो 25 सालों तक उस केस को ऐसे ही चलाता रहता है, और वो बहुत मेहनत करती हैं इधर उधर से पैसे। फिर उन्होंने लोन लिया, कहीं से पैसे उधार लिए अपनी बेटी की शादी के लिए। केस डिसाइड हुआ और उन्हें कंपनसेशन के 4 लाख मिले। अब लेकिन उनका ये पैसा किसी काम का नहीं था, क्योंकि ना अब उनकी बेटी अब चली गई थी शादी करके, ना अब वो उसे पढ़ा सकती थी, ना कुछ और कर पाई। इसलिए कहा जाता है कि अगर जस्टिस जो है, न्याय जो है, उसको डिले करा जाता है, टाइम लगाया जाता है उसमें, तो मतलब कि जस्टिस एक तरीके से हमने सामने वाले को दिया ही नहीं है। एक ये पोस्टर दिया हुआ है आपकी बुक में से, जिसमें से आपको देखकर बताना है कि जो भी क्वेश्चन उसके नीचे दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन दिया है कि ये पोस्टर पढ़कर आप बताइए गवर्नमेंट की कितनी ड्यूटीज़ होती हैं। तो ये पोस्टर में ही दी हुई हैं गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ के, जितने भी लोग हैं उन्हें खाना मिले, कोई भी भूखा ना सोए, देयर इज़ नो डेथ बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन और हंगर्स, और ये सारी ड्यूटीज़ इसी में ही लिखी होती हैं। फिर इसके ऊपर एक ऐसे आपको लिखने का बोला है, तो आपको अपने मन से लिखना है, हंग्री स्टोमक ओवरफ्लोइंग और डाउन्स वी विल नॉट एक्सेप्ट इट, द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डेथ बाय हंगर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें देखना है। ये आपकी बुक के पीछे के नहीं हैं, ये अलग से हैं। फंक्शंस क्या है जुडिशरी के? फॉलोइंग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं इसके। पहला है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि अगर किन्हीं भी दो नागरिकों के बीच में या गवर्नमेंट्स के बीच में या फिर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी भी तरीके की कोई लड़ाई चलती है, तो उसे सुलझाने का काम इनका होता है। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू देना, यानी कि पार्लियामेंट ने अगर कोई नियम निकाला है जो इन्हें लग रहा है कि गलत है या फिर किसी भी तरीके से संविधान के लिए सही नहीं है, तो फिर वो इसे मना कर सकते हैं कि ये नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जितने भी सिटीज़न हैं इंडिया के वो सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि उन्हें न्याय की ज़रूरत है तो। व्हाट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया? हमारे यहाँ पर 3 लेवल पर होता है। इसके साथ में जो सबसे लोअर लेवल पर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे तरीके के केसेस आते हैं। स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट्स होते हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारी कंट्री में, और स्टेट में सबसे ज़्यादा हाई कोर्ट की अथॉरिटी होती है। सबसे टॉप पर आता है सुप्रीम कोर्ट, जो एक ही है, न्यू दिल्ली में है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके ऊपर बैठते हैं। क्रिमिनल लॉ के बारे में हम क्या जानते हैं? ये हर तरीके के लॉज में काम करता है क्रिमिनल, जैसे कि चोरी, रॉबरी, किसी औरत को परेशान करना, किसी को फिज़िकली मारना, मर्डर करना, ये सब शुरू कैसे होते हैं? FIR लिखते हैं हम पुलिस में,
उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर कोर्ट में केस फाइल होता है, और अगर पता चलता है कि जो इंसान है वो गलत ही है तो उसके ऊपर फ़ाइन लगता है या उसे जेल भेज दिया जाता है। सिविल लॉ क्या होता है? सिविल लॉ होता है कि पैसे के मामले में, ख़रीदारी के मामले में, ज़मीन जायदाद, शादी ब्याह, किराए के मामले में जितने भी केसेस हैं वो सब सिविल लॉ में आते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ अफेक्टेड पार्टी के लिए केस होल्ड होता है। कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ देती है जो भी उन्हें चाहिए होता है। क्या सबका एक्सेस है कोर्ट में? डज एवरीवन हैज़ एक्सेस टू कोर्ट, यानी क्या कोर्ट हर कोई जा सकता है? जी हाँ, जितने भी नागरिक हैं इंडिया के सब कोर्ट जा सकते हैं। हर किसी का राइट है ये, राइट टू जस्टिस। अगर उन्हें लगता है कि उन्हें कोर्ट जाना चाहिए, उनके साथ कुछ गलत हुआ है, जो उनका फंडामेंटल राइट है, अधिकार है, वो उन्हें नहीं मिल रहा है, तो वो जा सकते हैं। सर्विस ऑफ कोर्ट सबके लिए अवेलेबल होती है। ये PIL के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 1980s में ही आई थी, जिससे हर कोई अपनी जो भी परेशानी है वो डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा सकता है। अब ये जो एड ग्रेड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसमें से तो हमने जुडिशल सिस्टम में देख लिया था कि किस किस तरीके के झगड़े सुलझा सकती हैं, दो नागरिकों के बीच में, नागरिक या गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट्स गवर्नमेंट के बीच में, या स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। जुडिशल रिव्यू हम देख चुके हैं कि अगर पार्लियामेंट कोई नियम निकालता है जो इसे गलत लगता है तो ये उसे हटा सकती है। सुप्रीम कोर्ट कब हुआ था हमारे यहाँ इस्टेब्लिश? 26 जनवरी 1950 में, जब हम रिपब्लिक हुए थे। फेडरल कोर्ट था, फिर उसके पहले ये चैम्बर ऑफ प्रिंसेस पार्लियामेंट हाउस में था, फिर इसे अभी मथुरा रोड न्यू दिल्ली में कर दिया गया था। इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी हम देख चुके हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है कि जितने भी ये गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वो एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जिसका जो काम है वही करते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर है यहाँ पर, किसी का भी किसी के ऊपर कोई इंटरफेरेंस नहीं चलता है, तो कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं बना पाता है, सब अपना अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। टॉप मोस्ट कोर्ट कंट्री का कौन सा है, कहाँ पर है? सुप्रीम कोर्ट है, और कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। हाई कोर्ट सबसे पहले कहाँ बने थे? कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास 1862 में। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जितने भी हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं, जो भी बड़े ऊंचे कोर्ट्स हैं, वो सब लोअर कोर्ट्स पर लागू होंगे। यानी कि अगर हाई कोर्ट में किसी ने कोई जजमेंट पास कर दिया है तो फिर वो बदला नहीं जाएगा। हायर कोर्ट्स, जैसे कि अगर आप अपने यहीं के किसी कोर्ट में जाते हो जो कि लोअर कोर्ट है और उसके बाद आप हाई कोर्ट में जाते हो, तो उनका फैसला मान्य होगा, जैसा वो बोलेंगे वैसा मान्य होगा। लास्ट हमारा है कि डिफरेंसेस बताना है आपको क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बीच में। तो हमने अभी देखा था क्रिमिनल लॉ जो है चोरी में, डकैती में, या फिर अगर किसी की हत्या करी गई है, किसी से दहेज में प्रताड़ना करी गई है औरत के साथ में कुछ, तो उस सब में डील करता है। जबकि सिविल लॉ जो है ज़मीन खरीदने बेचने में हुआ है कुछ, या कर्ज रेंट मैटर्स हैं, किसी पे किराया है, बकाया किराएदार का कोई केस है, डिवोर्स के केसेस हैं, तो ये सब सिविल लॉ में जाता है। क्रिमिनल लॉ में हम सबसे पहले FIR करते हैं, जबकि सिविल लॉ में हम पिटीशन दर्ज कराते हैं अपनी। और अगर क्रिमिनल लॉ में कोई दोषी पाया जाता है तो उसे जेल होती है, फ़ाइन लगता है। लेकिन इसमें सिविल लॉ में क्या होता है कि जो कोर्ट है वो राहत दे सकता है, जो भी राहत आप मांगे। तो और आखिरी क्वेश्चन इसमें है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कौन फाइल कर सकता है? तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो कोई भी फाइल कर सकता है, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का इंसान उसको फाइल कर सकता है। किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाकर वो उसे फाइल कर सकता है। अगर वो फाइल ऐसे नहीं कर सकता है जाके, तो वो लेटर के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू भी भेज सकता है। तो ये आपके लेसन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। इसके साथ में एड ग्रेड के और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो गए हैं, तो आप इन सबको ध्यान से देखें, आपके बोर्ड्स में काम आएंगे।